तो नोबेल प्राइज हम पढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट सारे डन हैं, सिर्फ एक बचा था, दैट इज अबाउट इकोनॉमिक साइंस। अगेन स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ही इस नोबेल प्राइज को भी देती है, वहीं पे कमेटी बैठती है। अगेन ये भी 3 लोगों में शेयर हुआ है, एक है जोल मकायर, देन है फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। इन्होंने किस चीज के ऊपर स्टडी करा है? तो क्रिएटिव वर्ड भी यहाँ पे आएगा एंड डिस्ट्रक्टिव वर्ड भी यहाँ पे आएगा। फर्स्ट पोस्ट पे ना बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने बना के सुनाई कि जैसे कल नटराजा के बारे में आपने देखा था, है ना, कॉस्मिक डांस के बारे में स्टडी किया था। जब आप नटराजा के बारे में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे तो वहां पे एक चीज आएगी कि जब वो डांस करते हैं तो शिवा का जो मैस्कुलिन वाला डांस होता है उसको एक टर्म दी जाती है तांडव। वैसे जब थोड़ा सा फेमिनिन, वो बोलते हैं ना अर्धनारीश्वर, मतलब आधा नर है और आधे नारी हैं, तो दोनों जो वाइब्रेशंस हैं वो उसमें ऐड करी जाती हैं। तो एक तरफ तांडव आएगा, दूसरी तरफ लहास्य, आजो आजो, ये वाली फेमिनिन अप्रोच होती है। फेमिनिन का मतलब है कि कामनेस आपको दिखाई देगी, पर जब तांडव होता है तो बोलते हैं ना कि क्या तांडव कर रहे हो, तो क्या चीज रिप्रेजेंट करी जाती है उसमें? एंगर, कहीं ना एंगर आता है, गुस्सा आता है, वही चीज। तो तांडव का मतलब है कि एक चीज पहले डिस्ट्रक्ट करेगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों डिस्ट्रक्ट करी? अब भगवान है, बुरा तो नहीं चाहेंगे किसी का, ताकि दोबारा से क्या हो, क्रिएशन, ठीक है, नई क्रिएशन हो या रिक्रिएशन हो। तो उसी के ऊपर इकोनॉमिक साइंस ने भी इस बार स्टडी करा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आपको पूरा ही पता लग जाएगा कि किसके ऊपर स्टडी हुई है। जैसे हम फोन्स की बात कर रहे थे, एक टाइम था ऐसे खत जाया करते थे, याद है? ये रोल होता था प्रॉपर ऐसे राजाओं के हाथ में, इस तरह से वो खुलता था, फिर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती थी। तो ट्राइब्स में चले जाओ, वेब सीरीज की याद आ रही है मुझे भी, तो वो भी इन्हीं फॉर्म्स को यूज किया करते थे। थोड़ा सा और मॉडर्नाइज हो जाते हैं, फिर कैसे मैसेजेस करें। इससे भी पहले कौन होता था? ऐसे होता था ना, इनके पास ऐसे मुंह के अंदर रख देते थे कि जाओ यहाँ पे देके आने, उनको पता होता था 3 आंख वाला कौआ, कुछ ऐसा जैसा कि हाँ हाँ हाँ, तो मतलब वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। चलो ठीक है, उससे मॉडर्नाइज हो जाते हैं थोड़े। अब इसके बाद क्या आती है फॉर्म? मैसेज पास करना है एक जगह से दूसरी जगह। टेलीग्राम आगे, ठीक है, टेलीग्राम आगे, वायरिंग वगैरह वो सारा काम सेटअप हो जाता है। फिर ठीक है, हाँ, पेजर, पेजर अभी बाद में आएंगे, थोड़े से पहले फोन ले आते हैं, वो जो ऐसे घुमा के नंबर लगता था, किया कभी किसी ने यूज? एक खराब सा पड़ा हुआ था, वो हमने ऐसे घुमाया था, पता नहीं चला कि कैसे ये कॉल करते होंगे, बट एनीवेज अब पता है कि कैसे यूज होता था। ठीक है, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर से फोन आने शुरू हुए, जिसके ऊपर यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन होती थी कि नंबर किसका आ रहा है, पॉपअप होने लगा। देन यहाँ पे बटन लगे होते थे, मतलब घुमाने वाला पैटर्न हटा दिया, सीधा नंबर डायल करो। मुझे आज भी नंबर याद है, एक ना घर का एक नंबर याद करवा दिया जाता था कि जब कहीं गुम हो जाओ यही नंबर बोलना है। एक बार सोचो, मैं और मेरी बहन हम चले हुए हैं ऐसे, और हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए। अब वहां पे ना तो एसटीडी है, फोन नंबर याद है, पर वो जंगल वाला एरिया है, पता ही नहीं चल रहा है। मैं तो दादू को आवाज लगा रही थी, दादू मुझे ले जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ आ गए। और सुना था कि वहां पे टाइगर्स भी आते हैं, एक तो हाइट भी नहीं ज्यादा, वो तो वैसे ही उठा के ले जाता, तो वहां पे फोन का कोई रोल नहीं आया। चलो ये फोन आया, अभी भी वायर्ड है। फिर उसके बाद आपके छोटे छोटे फोन आने लगे, नोकिया वाला याद है? टोन याद आ गई कैसे आता था? जब ऑन करते थे 2 हाथ मिलते थे आपस में। किसी ने तो टोन भी कर दी। चलो ठीक है, आ गई नोकिया आया। फिर उसके बाद और भी ब्रांड्स आई, ब्लैकबेरी का भी आया था शायद से, ऐसे ओपन करता था फ्लिप करके। चलो ठीक है, जो भी फोन आए। फिर उसके बाद टच स्क्रीन का मतलब एक पैटर्न चलता है ना, टच स्क्रीन, उसमें आपको काफी फीचर्स आने लगे। अब क्या आ गया एडवांस, टच स्क्रीन के भी बियॉन्ड जाए, मैसेज पास करना है। एलन मस्क का न्यूरालिंक, मतलब आप बस सोचो, वो दूसरे को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, पर उसमें चिप्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एक जगह पे भी चिप लगी होनी चाहिए, दूसरी जगह पे भी। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, वो न्यूरालिंक का एग्जाम्पल था। पर हम क्या देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज कर रही है। सबसे पहले आपके जो फोन्स थे बहुत सिंपल से स्टाइल के हुआ करते थे, पर उनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा थी, नीचे गिर जाते, पानी में गिर जाते, तो बढ़िया चले रहते थे। टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ। वैसे अब थोड़ा सा 1947 के बाद आते हैं। अब 1947 के बाद भी हम जंप लगाएंगे डायरेक्टली टू 1991। ये मैं इंडिया का केस ले रही हूँ यहाँ पे, पर इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर अगर नोबेल प्राइज मिला है, ये पूरे वर्ल्ड में स्टडी करी गई है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीजों को जोड़ सकते हो। दूसरी कंट्री में भी सेम सी चीज चल रही होगी। ये जो फोन है ये प्रॉपर बटन वाला है, उसमें उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पर अब क्या हुआ, एकदम से
इंटरनेट अवेलेबल होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म हो चुके हैं। यानी कि इंडिया ने जो अपनी क्लोज इकोनॉमी रखी हुई थी उसको ओपन कर दिया है कि अब हम चाहते हैं कि फॉरेन की कंट्रीज यहाँ पे आए और हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो उसी के साथ साथ फोन भी गिफ्ट में आते हैं। अब टच स्क्रीन वाला एरा चलने वाला है, टेक्नोलॉजी ज्यादा मिलने वाली है, इंटरनेट ज्यादा मिलने वाला है। स्पेसिफिक ईयर नहीं ले रही, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब सोचो यहाँ पे एक लेबर लगी हुई थी, जब भी इस फोन में कोई इशू आता था वो लेबर इसको करेक्ट कर दिया करती थी। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया, यहाँ पे अब टच स्क्रीन आ गए, जो मेजोरिटी ऑफ द कंज्यूमर हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमको यही वाला फोन चाहिए, इसका क्या करना है, ये तो आउटडेटेड हो गया है। जैसे एक आपका वन प्लस का फोन है, CE4 सीरीज आती है पहले, अब 5 आ गया है मार्केट में। पहले 4 की तारीफ हो रही थी, अब 5 आ गया तो 5 को हर कोई बेचना चाह रहा है, तो 4 की बुराई कर रहे हैं कि उसमें ये वाला है, आउटडेटेड हो चुका है। फिर जब बोला कि 16,000 का बेच दो, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम है, नहीं बेचना तो 17 का ही है। Amazon पे 16 का चल रहा है ना, वो मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो हो क्या रहा है, आउटडेट हो जा रही हैं चीजें, पर नई चीजें क्रिएट भी हो रही हैं। उसी के ऊपर जो नोबेल प्राइज दिया है इस बार, कि जब भी डिस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे लेबर की डिस्ट्रक्शन हुई, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी सीख ली कि ये वाला फोन कैसे चलता है, इसमें क्या क्या एरर्स आते हैं, क्या इसका प्रोसेसर है, कैमरा अगर खराब हुआ तो कैसे उसको दोबारा से ठीक करना है, वो एडवांस करके, मतलब वो जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, इन्होंने अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल को यूटिलाइज करा और ये वाला फोन ही सीख लिया। और जो नहीं सीख पाए वो यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो गए, उन्होंने शायद कोई और फील्ड अपने लिए चूज कर ली, वो शायद दोबारा से एग्रीकल्चर में बेसिक प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर देखोगे कि एक डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होगी, दोबारा से कंस्ट्रक्शन होगी, जो कि उस लेबर को कंट्रोल करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जब तो रोबोट्स में AI बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगी तो शायद ह्यूमन की डिमांड ही कम हो जाएगी, क्योंकि लेबर का काम भी कौन कर देगा। कर भी रहे हैं आज के टाइम पे, मशीन्स आई, पहले इंडस्ट्री में मैनुअल वर्क चल रहा था, अब रोबोटिक्स के थ्रू चल रहा है, मशीन्स के थ्रू चल रहा है। मतलब जहां पे बहुत सारे लोगों को आपको वेज देना पड़ रहा था, अब वो वही काम मशीन के ऊपर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करी, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी वो ठीक करवाई, बीच में वहां पे शायद ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ी, पर जिस काम को 100 लोग कर रहे थे, अब उस काम को एक ही मशीन कर दे रही है। आपने इन्वेस्ट करा, उस मशीन को डेवलप करा, ये हुई डिस्ट्रक्शन किसकी, उन लेबरर्स की जो पहले वहां पे काम कर रहे थे, पर मशीन ने उनको रिप्लेस कर दिया। पर मशीन के अंदर एरर आएगा, एरर आएगा तो जिसने सीख लिया उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई कि यहाँ पे मशीन्स अवेलेबल हैं, एज अ लेबरर मैं जा सकता हूँ कि इस मशीन में कोई ना कोई तो डिफॉल्ट आएगा। तो मतलब डिस्ट्रक्शन किसकी हुई, उनकी जॉब्स की। पर दोबारा से कंस्ट्रक्शन किसकी हुई, जॉब्स की ही, क्योंकि मशीन का जो पैटर्न है उसमें कोई ना कोई एरर तो आएगा, ऐसे तो होगा नहीं। जिस दिन मशीन आप परचेज करते हो उसी दिन उसकी वियर एंड टियर शुरू हो जाती है। जैसे इंसान का दिमाग होता है, जितना ज्यादा यूज करोगे और ज्यादा शार्पन करता है, पर मशीन के केस में बिल्कुल ऑपोजिट है स्टोरी। जब तक वो दुकान में थी, जब आप घर में लेके आए, उसको यूज करना शुरू करा, वियर एंड टियर शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी क्या देखा आपने, पैटर्न सेम से, डिस्ट्रक्ट हुआ देन कंस्ट्रक्ट हुआ, सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आज के टाइम पे जैसे जब हम अप्लाई करते थे जॉब्स के लिए, तो उस टाइम पे कंटेंट क्रिएटर की बड़ी डिमांड होती थी। इवन मैंने भी उसी से शुरू किया था, कंटेंट क्रिएशन से ही। तो आज के टाइम पे देखोगे वो घट गई है, क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT आ गए हैं, जेमिनाई आ रखा है, वो आपको शॉर्ट एंड प्रिसाइज जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से डाटा प्रोवाइड कर देता है, लास्ट में लिख देता है कि एरर हो सकते हैं, एक बार दोबारा से चेक कर ले, वो वाला काम बढ़ जाता है। तो मतलब रिव्यू, प्रूफ रीडिंग की डिमांड बढ़ गई। एक डिमांड गई, वो जो कंटेंट क्रिएशन वाली डिमांड थी वो शायद उतनी नहीं बची। बाकी आज जहां पे ऑथेंटिक रिक्वायरमेंट होती है वहां पे आज भी करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को हायर, क्योंकि चैट GPT में आते हैं एरर्स, ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होके लग गए एक्सेप्ट करने, तो वो चीज रहती है। पर कंटेंट क्रिएटर हटा, पर प्रूफ रीडिंग की आगे डिमांड, क्योंकि अभी AI क्या कर रहा है, मिस्टेक्स कर रहा है। तो मतलब डिस्ट्रक्शन हो रही है एक जगह पे, पर साथ के साथ क्रिएशन हो रही है। डिपेंड करेगा आप कैसे एक्ट करने वाले हो। चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ क्या आप इमर्ज हो पाए, तो वो चीज इस बार नोबेल प्राइज भी उसी फील्ड में गया हुआ है, दैट इज इकोनॉमिक साइंसेस का। अब इससे भी पुराना एक एग्जांपल उठाओ, मॉडर्न इंडिया की तरफ जाते हैं। मैंने पहले बोल दिया, इंडिया का एग्जांपल इसलिए उठा रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये पैन इंडिया लेवल पे स्टडी करी गई है। अब जैसे एक ग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको, ये आ गया आपका टेक्नोलॉजी वाला एग्जाम्पल, कि पहले रिसर्च हुई होगी कि कैसे इस फोन को बनाया जा सकता है। सेम लाइट का केस था, पहले कैसे होती थी, लाइट अवेलेबल होती थी नहीं, पहले लकड़ी उठाई, उस पर आग लगाई और घूमते रहे कि चलो ढूंढे। पर उससे पहले आग भी नहीं थी, आग की भी डिस्कवरी हुई, पत्थर से पत्थर टकराया, पता लगा कि आग भी जनरेट हो सकती है। मतलब डिस्कवरी चलती रही, बीच में इन्वेंशन चलती रही, तब जाके ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। अब एक ग्राफ देखना यहाँ पे, उस ग्राफ से आपको काफी चीजें समझ आएंगी। अब यहाँ पे टाइम पीरियड उठाया हुआ है 1200 से लेके जो 1800 तक का टाइम पीरियड है। मतलब यहाँ पे आपकी 13th to
19th सेंचुरी की बातचीत करी गई है। यहाँ भी बोल रहा है, अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे, जितनी भी आज के टाइम पे पॉपुलर सी कंट्रीज है उनका एग्जांपल लिया, जैसे चाइना है, यूएस है, पूरे वर्ल्ड में हम भी आगे है ना, उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया, यूके को रिप्रेजेंट किया। यूके क्या कर रहा है इस टाइम स्लॉट में, लगभग इस टाइम स्लॉट के बाद ये इंडिया में भी एंट्री कर चुके हैं, कोलोनाइजेशन कर रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं अपनी अलग अलग जगह पे। किस चीज की रिक्वायरमेंट में? रॉ मटेरियल, क्योंकि अपने पास खुद कुछ है नहीं, पर रिक्वायरमेंट इनकी है। जैसे कॉटन का एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया से उठाया, पर कपड़े कहाँ पे बनाए? ब्रिटेन में जाके वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करी। एक आ गया रॉ मटेरियल, जो नेचर ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा था। इन्होंने देखा थ्योरी एंड प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, इन्होंने एक थ्योरी डिजाइन करी कि ये जो रॉ मटेरियल है ये तो बड़ा सॉफ्ट होता है, इससे हम कपड़े और अच्छी क्वालिटी के बना सकते हैं। इन्होंने बोला इंडस्ट्री बनाते हैं। यहाँ पे किस चीज के ऊपर, पर बनाएंगे कैसे, हाउ के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। थ्योरी बनाई पहले, फिर उस इंडस्ट्री को सेटअप करा, फिर प्रैक्टिकलिटी आई। मतलब क्वेश्चन रेज होता है कि बनाएं कैसे। बोल तो दिया कि कोई ऐसा सेटअप लगाना पड़ेगा जिसकी मशीन की हेल्प से ही हम सारी चीजों, चरखा तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था पर उतनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इन्होंने कैसे के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिया। अब इन्होंने बोला कि चलो एक थ्योरी बनाते हैं, मतलब साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल आएगा। इवन यूके के जो नोबेल प्राइज विनर हैं इन्हीं के टीम के अंदर, उन्होंने भी यही बोला कि यूके ने पहले थ्योरी के ऊपर फोकस करा, मतलब जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था उस पर फोकस करा, पहले थ्योरी आई। थ्योरी को जब अप्लाई करा जाता है तो आपका आ जाता है प्रैक्टिकल, और आपकी जो इंडस्ट्री थी वो हो जाती है सेटअप। कैसे से शुरू हुआ? अब जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप हुई, पैसे का रोल आने लगा। अब पैसे की भी बात करें, पहले बार्टर सिस्टम था, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीजों को एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं और महक हैं, हम चले गए ट्राइबल पीरियड में। अब महक बोल रही है मेरे को ना सिर्फ चावल ही चाहिए, मैंने बोला मुझे सिर्फ गेहूं ही चाहिए। महक बोलती है कि ठीक है आपके पास राइस है मैम, आप मुझे दे दीजिए। मैंने बोला ठीक है महक, आपके पास गेहूं है, आप मुझे दे दीजिए। हमारा हो गया एक्सचेंज का बार्टर सिस्टम, पैसे का कोई रोल ही नहीं है। एलीट क्लासेस डेवलप होने लगी। एलीट क्लास मतलब थोड़े राजा रानियां आने लगे, तो उनके भी खर्चे पानी थे, उन्होंने आर्मी रखनी है सारी जनता की प्रोटेक्शन के लिए। इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी किसी ऐसी कम्युनिटी की जो सभी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। सबसे पहले आए कॉपर के कॉइन्स, थोड़ा और एलीट जो एलिटनेस था वो और ज्यादा बढ़ा, सिल्वर के कॉइन्स आए, और ज्यादा बढ़ा, गोल्ड के कॉइन्स आए। थोड़ा जो ये ग्राफ होता है ये कभी भी ऐसे तो नहीं जाता ना, एक टाइम आता है ड्रॉप आता है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉट है, उसके एनालिटिक्स को आप ओपन करोगे, एक टाइम आएगा वो ग्राफ ऐसे चल रहा होगा, शायद वो 1 मिलियन टच कर जाए, 2 मिलियन टच कर जाए, एक टाइम आएगा फिर उसका ड्रॉप आ जाएगा। सेम हुआ, आप गोल्ड कॉइन्स तक पहुंच चुके हो, गोल्ड कॉइन्स की अब जो क्वालिटी थी उसमें घपलेबाजी होने लगी, मतलब अच्छी क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स नहीं बन रहे, मतलब इकोनॉमी डिग्रेड कर रही है आपकी। दोबारा से वो ग्राफ जो था वो अप्राइज करेगा, मतलब जो गोल्ड की क्वालिटी है वो अच्छी हो चुकी है। अब दिक्कत आई कि ऐसे करते हैं कि एक मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर देते हैं, कि कॉइन के ऊपर ही लिख देते हैं इसकी इतनी वैल्यू रहेगी। जब आप मार्केट में जाओगे 1 रुपया वहां पे पकड़ाओगे, कितनी चीजें आपको रिसीव होंगी। पहले चवन्नी भी थी, अठन्नी भी थी, देखा है वो उस टाइम पीरियड का है। किसी ने टॉफीज खरीदी है चवन्नी या अठन्नी की? चलो मैं थोड़ा ठीक है, एक स्टूडेंट ने सिर्फ, बाकियों ने सच में नहीं देखी चवन्नी और अठन्नी। देखी है बस, यूज नहीं करी। आपके टाइम पे यूज नहीं बचा था, हमारी टाइम पे था अभी यूज। 4 टॉफीज आ जाती थी आराम से, उसके बाद तो महंगाई बढ़ती है। एक्लेयर्स आज के टाइम पे 2 रुपए की एक है, 1 रुपए की एक ही है, 2 की है एक। हाँ मतलब महंगाई बढ़ी वो, पर वो बात नहीं है, यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर दी। अब सोचो किसी को ना 1000 रुपए के सिक्के उठाने और साथ में 2 नोट 500 के, कौन सा हल्का रहेगा? 2 नोट 500 के। तो जो सिक्के थे उनमें एक प्रॉब्लम आने लगी कि अगर ज्यादा पेमेंट करनी है तो ज्यादा सिक्के उठाने पड़ेंगे। बोरी उठा के चला है, पता लगा बीच में ही मृत्यु हो जाती है क्योंकि बोझ इतना ज्यादा था। तो अब क्या किया, ऐसी मॉनेटरी वैल्यू पे फोकस करा कि मेटल हटाते हैं, कुछ हल्की चीज लेके आते हैं, पेपर वर्क शुरू हो जाता है। आज के टाइम पे आप पेपर वर्क ही देख रहे हो, जितने भी नोट्स पे जाते हो ना, सिक्के लेके थोड़ी जाते, कोई भी सिक्के तो भारी होते हैं। मतलब आगे आगे जैसे आप आ रहे हो, आप क्या देख रहे हो, अपना कंफर्ट देख रहे हो। पहले पहले देखोगे तो पहले आपकी नीड थी। बार्टर सिस्टम आपने देखा, बार्टर में क्या चीज इमर्ज कर रही थी, नीड। पर जैसे जैसे अब आप नोट्स पे आ चुके हो, यहाँ पे क्या आ रही है आपकी, कंफर्टनेस। तो मतलब किसी चीज का अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो एक नई चीज का क्या होता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन। नोट भी छोड़ दो, अब क्रिप्टो करेंसी आ गई है, छोड़ो नोट भी क्या उठाने, क्रिप्टो करेंसी पे चलते। डिजिटल करेंसी आ गई है, इंडिया ने भी अपना ई रूपी अनाउंस कर दिया था लास्ट टू लास्ट ईयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। मतलब उठाना ही नहीं है, छोड़ो, और ज्यादा लग्जरियस ही बन जाते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी का रोल आ जाता है, डिजिटल इकोनॉमी का रोल आ जाता है। तो एम्फेसाइज क्या था इसके पीछे, लेसन क्या था, यही कि जब भी कोई डिस्ट्रक्शन होती है तो एक नई कंस्ट्रक्शन होती है। बाकी ह्यूमन के ऊपर तो डिपेंड करता है, जो इवॉल्व होगा वही ग्रो करेगा।
इवोल्यूशन ही है एक तरह का, हाँ इवोल्यूशन ही है, वर्ड यही यूज हुआ है। मतलब देखो सुनो, कोई चीज होगी वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। आज के टाइम पे किसके, आप छोटे छोटे वेंडर्स के पास भी चले जाओ, उनके पास भी आज के टाइम पे टच स्क्रीन है, उसमें नीड वहां पे मर्ज कर चुकी है, बेसिक नीड। आज के टाइम पे लोग क्या बोलते हैं, फटाफट क्यूआर है, नहीं है तो कैश तो है नहीं, वो निकल जाते हैं। तो उनको रिक्वायरमेंट पता लगी कि रखना ही पड़ेगा फोन, नहीं तो अपना तो धंधा नहीं चलेगा। जितनी बिक्री हो सकती थी शायद उस क्यूआर ना होने की वजह से उसने बोला कि नहीं अब मैं तो नहीं खरीद सकता, मेरे पास कैश नहीं था। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब है टेक्नोलॉजी आउटडेट होती जा रही है, खत्म हो। कभी भी डिस्ट्रक्शन ऐसे मत सोचना कि एक बॉम्ब फूट गया, मुझे पता है आपने वही सोचा कि डिस्ट्रक्शन तो एक साथ ही होनी चाहिए थी, नहीं, यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है किसी चीज की, एक नई चीज डेवलप हो रही है। तो डिस्ट्रक्शन देन क्रिएशन। आर्ट एंड कल्चर में जब नटराज की फिगर पढ़ोगे या एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे, इसको कनेक्ट करना इकोनॉमिक साइंस के साथ। नोबेल प्राइज, ये मेरा आइडिया नहीं था जो मैंने शिवा वाला एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट पोस्ट ने इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करा हुआ था, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा था सुनने में कि कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन और कॉस्मिक क्रिएशन। जब भी डिस्ट्रक्शन होती है एक नई चीज डेवलप होकर आती है। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग लगी। अब यहां तक था नीड का, यहां तक था थ्योरी टू प्रैक्टिकल। अब आगे थे ये कि अपना कंफर्ट भी देखना है। अब हो रही है एकदम से पीक ग्रोथ, ग्रोथ चलती जा रही है, बीच बीच में नीचे भी आ रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। जब आप कोई चीज नहीं बनाते हो तो फेलियर्स भी बीच बीच में आएंगे। तो ये ग्राफ अप डाउन चलता जा रहा है। वैसे अगर वर्ल्ड को देखोगे चल रहे हैं आराम आराम से, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी ज्यादा आ गई यहाँ पे, तो इस वजह से ऐसे शो करा हुआ है। इसके बाद यूएस का देखोगे तो इनका जो टाइम पीरियड है थोड़े बाद के आते हैं, पर बड़ा शार्प इंक्रीमेंट आता है। अब सिंस यूके के ऊपर ज्यादा फोकस थे, कोलोनाइजेशन इन्होंने सबसे ज्यादा करी थी, अमेरिकन में भी तो इन्हीं के रिश्तेदार गए हुए हैं, तो इस वजह से यूके पे अगर फोकस करें, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेटअप, सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन, अब बोलते हैं कार्बन एडजस्टमेंट। तो मतलब जब भी डिस्ट्रक्ट होगी कोई चीज, एक नई कंस्ट्रक्शन होगी, और इसी में दिया गया आपका नया नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। कर लें फटाफट से रीड, फिर उसके बाद डन करते हैं क्या। अच्छा जी, अब देख लो इकोनॉमिक साइंस, मैंने आपको बताया था नोबेल प्राइज पहला कब दे दिया गया था, 1901, पर इकोनॉमिक साइंस बाद में ऐड हुआ था। जो स्वीडन का ये बैंक है रिक्स बैंक प्राइज, पहले इसको रिक्स बैंक प्राइज ही बोलते थे क्योंकि इन्होंने शुरू करा था इसको, बाद में बोला नहीं, स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज इसको भी प्रोवाइड कर देगी। और ये ऑनर किया जाता है उन लोगों को जिन्होंने अपनी थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड ह्यूमन वेलफेयर के साथ जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे भी जुड़ गया ना खुद ही ह्यूमन वेलफेयर, कैसे, नीड कैसे, हाउ। फिर वाई पे भी क्वेश्चन मार्क उठा, वाई मतलब क्यों, क्यों है हमें जरूरत, तो कंफर्टनेस। आपने देखा लास्ट तक आते आते हम कितने कंफर्ट हो गए, नोट भी नहीं रखने जेब में, बोलो डिजिटल इकोनॉमी। आज के टाइम पे फोन उठाए रखो, सारी पेमेंट वहीं से हो रही है। आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख से ऊपर का ज्यादा पैसा है, सोचो अगर कैश उठाना पड़ता है 1 लाख का, बेटर है ना एक ही टेक्नोलॉजी के अंदर आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल रही है। तो वाई मतलब क्यों, तो कंफर्टनेस आता जा रहा है लास्ट तक। तो जब एक चीज डिस्ट्रक्ट, दूसरी नई कंस्ट्रक्ट। ओके, तो सबसे पहले जोएल मोकायर हैं जिन्होंने यूएस में अपनी ये पूरी स्टडीज कंडक्ट करी कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई टेक्नोलॉजिकल के अंदर, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें आई उनमें कैसे ग्रोथ होती गई, इसके ऊपर इन्होंने स्टडी करा। उसके बाद दूसरे आते हैं आपके फिलिप एगियन, जो यूके में पढ़ रहे थे, मतलब थ्रू आउट अपनी इन्होंने लाइफ यहीं पे स्पेंड करी। और दूसरे आते हैं पीटर हॉविट, ब्राउन यूनिवर्सिटी, ये भी यूएस के हैं। इन दोनों ने स्टडी करा कि कैसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होती है। तो डिस्ट्रक्शन जो होती है, यहाँ पे देखा ना आपने, नई चीज क्रिएट होती जा रही है, पीछे वाली आउटडेट होती जा रही है, तो उसके ऊपर फोकस किया। नेक्स्ट क्या क्या इनकी कंट्रीब्यूशन थी, तो नंबर 1 थ्योरेटिकल, नंबर 2 प्रैक्टिकल। वही मैंने आपको समझाया, पहले थ्योरी बिल्डअप करी जाती है, उसके बाद उसको इंप्लाई करा जाता है, दैट इज प्रैक्टिकल। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एग्जांपल दिया मैंने आपको, रॉ मटेरियल वाला बताया, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे अगर सुनोगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल है पर इंडस्ट्री अपनी जगह पे लगा ली, एडवांसमेंट, थ्योरी और प्रैक्टिकलिटी। उसके बाद ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। बिना साइंस एंड टेक के आप क्या इंप्रूव करोगे टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इसके बिना ये अधूरी थी चीज। पॉलिसी इनसाइट, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टेक्निकल टेम्परामेंट ज्यादा डेवलप करा, एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट करा। जैसे सत्येंद्र नाथ बोस जी की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक मैटर की स्टेज है जो 5th नंबर पे आएगी, प्लाज्मा के बियॉन्ड सुपर कंडक्टिविटी जो होती है उस नेचर में हम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे किसी ने प्रेफरेंस ही नहीं दी, वो चले गए फॉरेन कंट्री, मिले वहां पे जाके आइंस्टीन से, आइंस्टीन ने बोला भाई तुमने तो नया ही मैटर डिस्कवर कर दिया। आज के टाइम पे 5th मैटर की स्टेज आप पढ़ते हो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहले कॉन्ट्रीब्यूट दिया कि आपका नाम बोस, फिर आइंस्टाइन, फिर कंडेंसेट। तो इस तरह से वहां पे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करा गया। ये बात चल रही है वो जो 1200 to 1800 तक का टाइम पीरियड है। ओपननेस थी
कि जिन चीजों से हम किसी चीज की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस पर फोकस करो। एजुकेशन पे फोकस किया और इनोवेशन फिर कॉन्टिन्यूअस रही, और आज के टाइम पे डेवलप इकोनॉमी बोलते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर दी, ब्रेंट लाइन, कि नीचे वाली डेवलपिंग है, अभी हम डेवलप हो चुके हैं। तो चलिए, इस तरह से स्किल्ड इंजीनियर यहाँ पे डेवलप होते हैं। किस वजह से हुए? तो पीछे टेक्निकल एजुकेशन, ओपननेस टू चेंज होना चाहिए। इंडिया में कंजर्वेटिव नेचर बहुत ज्यादा था, चेंज को प्रेफर नहीं करा जाता था। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जिसने भी चेंज की बात करी है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होता हुआ सुनोगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फॉरेन कंट्रीज में बहुत कम देखने को मिली। तो मैथमेटिकल मॉडल बनाया फिलिप एगियन ने, वो जो ग्राफ्स मैंने आपको दिखा दिए वही सारे यहाँ पे ड्रॉ करे गए, और इन्होंने शो करा कि कैसे कैसे जो पुराने वाली टेक्नोलॉजी होती थी उसको सुपीरियर से रिप्लेस कर दिया जाता था, ठीक। तो उसी के ऊपर इन्होंने स्टडी करा, और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे इन्वेस्टमेंट इन सारी चीजों को बूस्ट करती है। आपके पास इकोनॉमी नहीं है, आपने थ्योरी बना दी है कि कैसे मुझे इंडस्ट्री बनानी है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो बिना पैसे के भी कुछ नहीं होगा। तो इकोनॉमिक साइंस का रोल आ गया। साइंस एंड टेक भी आया जिसने उस चीज को बनाया, पर उसको बनाने के लिए पैसा भी लगा, तो इकोनॉमिक साइंस का रोल आया। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। और उसके बाद इनोवेशन होगी, तो जो सोसाइटी में लोग होंगे वो भी इंस्पायर होंगे कि यहाँ पे अपने को जॉब मिलेगी, पैसा आएगा, तो सारी चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी। अब जब 1991 में LPG रिफॉर्म्स इंडिया में आते हैं, सबको यही लगा था कि खत्म, किसी को जॉब ही नहीं मिलेगी, कंप्यूटर ही रिप्लेस कर लेंगे। पर कंप्यूटर को यूज करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो मतलब कंस्ट्रक्शन होगी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन तो हुई, पर नई चीज क्रिएट भी हुई। मल्टीपल एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। अब जो आप पैटर्न देखोगे 1978 ऑनवर्ड्स, जो आपको ग्रोथ है वो इस तरह से देखने को मिलेगी। अब ग्रोथ एक टाइम पे आके स्टेबलाइज भी होने लगती है ना, तो स्टेबिलिटी आने लग जाती है। ऐसे थोड़ी कि ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ को चलेगा, तो वो अप डाउन या फिर स्टैटिक चल सकता है। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है? तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हिस्ट्री से लेके आज मॉडर्न टाइम में पहले चीजें शुरू होती है नीड से। नीड के बाद कैसे पे हम आए कि कैसे बनाएं कोई ऐसी चीज जिससे हम कंफर्ट या फिर अपनी जो नीड है उसको और रैपिडली अटेन कर सकें। और आज के टाइम पे आप देखोगे कंफर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो वो जो नीड है, हाउ, व्हाई, इन्हीं की वजह से ये सारा इकोनॉमिक साइंस के अंदर आपको रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये देख लो, आज के टाइम पे प्रोडक्टिविटी, जॉब्स, लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तभी तो जब भी कोई स्कीम निकल के आती है, जैसे इंडिया के बिहाफ पे देखें, तो सरकार क्या बोलती है, इंक्लूसिव ग्रोथ, कि सभी को, जितना भी हमारा वल्नरेबल सेक्शन है उनको भी हमने एक्वायर करना है, तभी अपनी स्कीम को इम्पोज करना है। तो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल इकोनॉमिक साइंस का। मेंस में जितने भी नोबेल प्राइज मिलते हैं सारे एग्जाम्पल यूज होते हैं, क्योंकि आते क्वेश्चन कम है, पर जो आते हैं वो थोड़े सोचने वाले होते हैं, तो वहां पे इसको जरूर से ऐड करें।